Good evening, everyone. A very good evening to all of you. Welcome you all in our second chapter today that we are going to start, that is electrostatic potential and capacitance. So, are you ready, guys? We need to start our second chapter. हमारी सीरीज का second chapter. देखो सीरीज का फर्स्ट फेज हमारा चल रहा है और उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग विद अ वेरी नाइस प्रिपरेशन. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे PYQs आपको टॉपिक वाइज आपके पास लेके आऊँ. आज हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप अपनी नोटबुक लेके तैयार रहिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आज बहुत सारे आएंगे. टॉपिक्स ज़्यादा देखो उतना टिपिकल नहीं होगा आज, इजी टॉपिक होगा, बट उससे रिलेटेड PYQs हमारे जो MCQs होते हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे आज. तो आई होप यू ऑल आर फाइन. त्यौहार भी इंजॉय करो, लेकिन हमारी जो क्लास है हम अपने क्लास को मिस नहीं करेंगे. 1 घंटे की बात है, 1 से 1. सो लेट अस स्टार्ट. आर यू रेडी गाइस? स्टार्ट करें. चलिए स्टार्ट करें. कम ऑन, कमेंट सेक्शन पे बताओ. आई एम वेटिंग. आर यू रेडी? नोटबुक के साथ तैयार रहिए. ओके, दैट्स गुड. दैट्स वेरी गुड. सो लेट अस स्टार्ट. तो हमारा देखो फर्स्ट जो टॉपिक है, 1 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं. Just a minute, guys. We are starting. Just a minute. So, our chapter 2 is electrostatic potential and capacitance. देखो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अराउंड अ चार्ज, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 2 थिंग्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो होती है अराउंड अ चार्ज, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 2 थिंग्स. अब देखो, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज कैन बी डिस्क्राइब बाय, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा था. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है. सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन. अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लेते हैं टेस्ट चार्ज. क्यू नॉट से डिफाइन इसको डिनोट करते हैं, दैट इज द टेस्ट चार्ज. एक ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी. अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ये होता है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इसको समझो क्या होता है. ठीक है, हम इसको डिटेल में समझते हैं. मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर दूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए. हाँ, चलिए अब देखो,
amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point is called electric potential. ये तो होती है हमारी बुकिश डेफिनेशन. अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी ये एक सोर्स चार्ज है Q. अब देखो अगर ये Q सोर्स चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. मान लेते हैं ये इसका फील्ड है. अब देखो डेफिनेशन में लिखा है मैंने अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a point. ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज. अब इन्फिनिटी देखो मैथ्स में इन्फिनिटी, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में इन्फिनिटी वो होता है जहां पे दो पैरेलल लाइंस मीट करती हैं बहुत ज़्यादा दूर. लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है. फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब आपका ये है, मतलब इन्फिनिटी कहीं भी हो सकती है, ठीक है. इन्फिनिटी जैसे हमारे घर के दरवाजे पे भी हो सकती है फिजिक्स के केस में इन्फिनिटी. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इन्फिनिटी है. इलेक्ट्रिक जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में जो हम इन्फिनिटी की बात करें ना, ये जो वर्ड लिखा है इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब है इट इज़ जस्ट बियॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज़ जस्ट बियॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब देखो ये जो रेड से मैंने ये बनाया है पूरा रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सोर्स चार्ज का, ठीक है. इस सोर्स चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसके बाहर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है. इसके बाहर का रीजन क्या है? इन्फिनिटी. अब हमें वर्क डन करना है, हमें इस इन्फिनिटी से इस सोर्स चार्ज तक, ठीक है. अब इन्फिनिटी से इस पॉइंट P, लेट अस टेक अ पॉइंट P हेयर, इस पॉइंट P तक चार्ज टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम दिस इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो उस हिसाब से बाय डेफिनेशन वी कैन राइट डाउन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक. देखो इन्फिनिटी से P पॉइंट तक डिवाइडेड बाय Q नॉट, दैट इज अ टेस्ट चार्ज. ये इसकी डेफिनेशन के बारे में है. वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. देखो डिटेल में ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट में कर चुके हैं इसको. मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. जो चीज़ें आपको याद रखनी है बिल्कुल परफेक्टली एग्जाम के लिए, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को डिस्कस करूँगा जो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार रखनी है. जैसे पहला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इसमें दूसरा केस आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. जस्ट ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ दूसरा चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इसका निकालता है वो है, अब मान लेते हैं इसे हम इसमें लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है. जस्ट हमें एज्यूम करना है ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा जेड एक्सिस है. क्लियर. अब मान लेते हैं हमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इसमें एक फील्ड लेनी है. ये हमने एक फील्ड ले ली. सो दिस इज़ द फील्ड. मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है. और हमें क्या करना है, एक पॉइंट ले लेते हैं A. इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक, ठीक है, हमें टेस्ट चार्ज को ले जाना है और हमें इसका पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, तो हमने लेट अस कंसीडर अ फील्ड एंड अ चार्ज इज देयर विच वी हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. क्लियर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट ऑन द चार्ज Q नॉट. अब इस चार्ज को हमें मूव कराना है Q नॉट को, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, हमें यहाँ से इस पाथ से लेते हुए यहाँ तक लाना है. ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये चार्ज है Q नॉट. अब इस पे फोर्स भी लगेगा. फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू ई. F इज इक्वल्स टू क्यू ई फोर्स होता है. ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे dr. ये मैंने ऑलरेडी ड्राइव करा रखा है, बस मैं सिंपली इसको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. स्मॉल पोजीशन लेंगे dr. हम यहाँ पे RA ले लेते हैं. RA इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ A. पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस होती है, RA इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ A. ठीक है, ऐसी RB लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B.
अब हमें क्या करना है, स्मॉल वर्क डन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। तो स्मॉल वर्क डन कैसे निकालेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। एफ की जगह क्या लिखेंगे, क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई होता है हमारा। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू नॉट ई। अब स्मॉल वर्क डन तो निकाल दिया, अब टोटल वर्क डन निकाल लो। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी निकालेंगे। अब वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना होगा, देखो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, जो हमने स्मॉल वर्क डन निकाला उसको इंटीग्रेट कर दो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, देखो तो ले लेंगे हम आर ए से लेके आर बी तक। लिमिट कहाँ से लेंगे, आर ए और आर बी क्या है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आर ए टू आर बी। ठीक है, तो आर ए टू आर बी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, क्यू नॉट बाहर चला गया तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर ए टू आर बी ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। अब क्यू नॉट को उधर ले जाओ, क्यू नॉट को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर ए टू आर बी ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ठीक है, तो अब दिस इज अ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, अभी हमने पढ़ा है, इसे हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला ही है एक तरीके से। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। इसे डिटेल में अगर आपको समझना है तो इसकी आप वीडियो डिटेल वाली ज़रूर देखना, क्योंकि अभी मैं इसको अगर डिटेल में लूँगा तो ये बहुत लंबा जाएगा। ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है ना इस बॉक्स में, ये 4 वर्ड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। और जनरली सिंपल फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं 1 मार्क्स में वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस के इन्फिनिटी टू आर ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, वो भी यहीं से निकला है। ये आपको याद रखना है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्क डन अपॉन चार्ज के अलावा ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है हमारा, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब जो काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करे हैं वो काम हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी करेंगे। अभी क्वेश्चंस करने मैं मेन क्वेश्चंस पे फोकस करूँगा आज, ये सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से आपको। अगर ये मेरे हिसाब से आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा, इसमें रिविजन्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसान टॉपिक है। कैपेसिटर वाले पार्ट को मैं पूरा डिटेल में लूँगा, ध्यान रहे, कैपेसिटर वाले पार्ट को मैं पूरा डिटेल में रहूँगा। ठीक है, कैपेसिटर वाले पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी, वो पूरा का पूरा डिटेल में होगा। अब सबसे पहले अगर हमें एक्सप्रेशन निकालना, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें भी एक्सप्रेशन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्रेशन निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था ना, वैसे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना होता है पॉइंट चार्ज। डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस तो मैं स्टार्टिंग में, चलो अभी मैं निकालूंगा वहाँ पे डिफरेंस बताऊंगा। तो अभी आप हेडिंग डाल लो। सबसे पहली हेडिंग आज की सबसे मेन हमारा ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ point charge, expression for electric potential due to a point charge। फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। वही काम हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, देखो एक सोर्स चार्ज लिया हमने Q, ठीक है, एट पॉइंट O हमने एक सोर्स चार्ज लिया Q, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस R, विच इज एट अ डिस्टेंस R, ठीक है, ये R डिस्टेंस पे है,
अब वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो हमें चाहिए टेस्ट चार्ज। क्या चाहिए? टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज को हम लेंगे, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज लेंगे, और इस टेस्ट चार्ज को हम कहाँ प्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं इसके आगे एक डॉटेड लाइन से ऐसे एक्सटेंड कर दो इसको, इस तरीके से एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब हम मान लो इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक जो हमारा वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी से P तक तो हमारी लिमिट है कि भाई हम इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाएंगे, लेकिन अब इन्फिनिटी P पॉइंट पे लाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन लेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A। इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक, ध्यान देना, A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगेगा, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल वर्क डन, DW। चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगेगा इसको हम ले लेते हैं स्मॉल वर्क डन, DW, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DX। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा DX। अब यहाँ पे Q नॉट चार्ज को हम A से लेके B तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, देखो Q नॉट क्या है, Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज एट A। Q नॉट क्या है, Q नॉट इज बेसिकली अ टेस्ट चार्ज एट A। और AB क्या है, AB इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, AB इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कूलम्स लॉ के हिसाब से, बाय कूलम्स लॉ, फोर्स कितना है, देखो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाय, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखो R स्क्वायर होता है, वैसे जनरली फॉर्मूला क्या होता है R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 Q नॉट बाय R की जगह यहाँ पे डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, इस A पॉइंट पे जो Q नॉट चार्ज है इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं X, ठीक है। R तो P, अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत हो ना, R डिस्टेंस P पॉइंट की है, ठीक है, जहां तक हमें इस Q नॉट चार्ज को लेके जाना है, जो हमारी लिमिट है। लेकिन अभी फिलहाल हमने जो डिस्टेंस लिया है वो A पॉइंट पे लिया है। कहाँ पे लिया है, A पॉइंट पे, A से B। तो A पॉइंट पे इसकी जो डिस्टेंस है वो X है, तो यहाँ R की जगह क्या हो जाएगा, X स्क्वायर, ठीक है। R की जगह क्या हो जाएगा, X स्क्वायर, क्लियर। R की जगह X स्क्वायर। अच्छा, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन लिखी थी इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों का हमें यूज़ करना है, इसलिए मैं 1 और 2 यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इन दोनों को यूज़ करना है। अब हमने तो फोर्स निकाल लिया, अब निकालेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो पहले तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, तो स्मॉल वर्क डन DW इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के FDX, ठीक है। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब वर्क डन, अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन में जो हमने निकाला है, देखो 2 और 3 को देखो, 2 में हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन है, 2 में हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन है, और 3 में वर्क डन का। तो फोर्स के एक्सप्रेशन को वर्क डन में नहीं रख सकते, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4πε0 Q नॉट बाय X स्क्वायर, ठीक है ना, X स्क्वायर DX। ये हो गया स्मॉल वर्क डन। अब वही बात हो गई, देखो स्मॉल वर्क डन आ गया, अब टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो नाउ टोटल वर्क डन क्या निकलेगा, कहाँ से कहाँ तक ये अभी पता है हमें, इन्फिनिटी टू P, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। अब एक चीज़ और, इन्फिनिटी टू P निकाल रहे हैं, तो देखो वर्क डन का जो हम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, डिस्टेंस क्या है, देखो इन्फिनिटी टू P डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी की डिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो गई, और P की डिस्टेंस हो गई R। P की डिस्टेंस कितनी है, R, जिसको हम यूज़ करेंगे। तो इन्फिनिटी टू R और DW की एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसको पुट करो तो क्या आएगा, माइनस के 1/4πε0 Q नॉट बाय X स्क्वायर DX। ये इतना काम हमें करना था कि हम निकालेंगे कैसे, हम डिराइव कैसे करेंगे, इतना काम तो हमारा हो गया।
ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, और इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट को बाहर फेंको और इंटीग्रेट कर दो। तो देखो क्या आएगा, इन्फिनिटी टू आर, अच्छा पहले कांस्टेंट को बाहर फेंकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट बाहर फेंका, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर, किसको करेंगे, 1/x² dx को इंटीग्रेट करेंगे, 1/x² dx को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इनकी कितना हो जाएगा, अब यहाँ से ये निकला हमारा माइनस के Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही है, एक्स के 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स की पावर -1/-1 कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, अब देखो एक माइनस ये वाला है, एक माइनस ये वाला है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा माइनस साइन तो चला गया, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहा, और x की पावर -1 को लिखेंगे हम 1/x, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है। डिराइव करना भी सीखना है आपको, ठीक है, सॉल्व करना भी आना चाहिए। अब लिमिट रख देंगे, लिमिट रख देंगे तो क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। अब यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट बाय आर, ठीक है, क्यू, क्यू नॉट बाय आर। ये तो वर्क डन निकला है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको याद होगा इक्वेशन 1 में हमने लिखा था वी पी इज इक्वल्स टू इन वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। अब इसको अप्लाई कर दो, तो वी पी क्या आएगा, वी पी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट बाय आर इंटू 1/क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो बेसिकली वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया V इज इक्वल टू, ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है आपको, V जो है V और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल और डिस्टेंस, यहाँ पे इसका ग्राफ भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और R दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ आता है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था, यहाँ देखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। कुलम्स लॉ का फोर्स एक्सप्रेशन क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। पहले एक Q1 Q2 था, फिर उससे एक Q गायब हुआ, ठीक है, आर स्क्वायर हुआ, अब आर स्क्वायर से आर, ये तीनों का हमारा फॉर्मूला है कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। आई होप इतना क्लियर है, निकालना आया आप लोगों को, निकालने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कैसे निकालेंगे इसको तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, जल्दी से बताओ। क्लियर है, चलो गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले कुछ क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रेडी हो क्वेश्चन के लिए,
चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलो आंसर बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज q एट पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव एंड बोथ ए एंड सी। कौन सा आंसर होगा इसमें? चलिए बताइए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? Which of the following statement is not true? Shubham Papnai, B answer. Potential energy of a charge at point is work done per unit charge in bringing a charge from any infinity to point. That is a correct answer. बिल्कुल सही। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता तो सही होता। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये क्या होगा आप बताओ। Second question, which of the following is true about the electrostatic potential for a point charge? It is inversely proportional to a distance. It is the product of the charge and work done. Electric field and potential can never be equal in magnitude, or both A and C. ये बताओ, which of the following is true about the electrostatic potential for a point charge? चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ध्यान रहे, ट्रू की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी अभी हमने पढ़ा था, देखो अभी अभी हमने पढ़ा था इसका आंसर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस। आप देखो अभी अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा, ये यही अब यहीं पे देखो, यही वाला पार्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस, ये पढ़ा था ना हमने। तो यही वाला पार्ट है, देखो इसी फॉर्मूले से V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। द करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो बहुत आसान है, देखते सबसे पहले कौन देगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट डिस्टेंस एक्स इज गिवन बाय। ये है तीसरा क्वेश्चन। ये बताओ, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आप इसमें आंसर बताओ क्या होगा। ये बिना ऑप्शन के आंसर है आपका, जल्दी बताओ क्या होगा। बिना ऑप्शन के आंसर है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट इज गिवन बाय। क्या होना चाहिए इसका आंसर? माइनस के क्यू बाय एक्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये है हमारा v इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r होता है। यहाँ पे डिस्टेंस x है तो q बाय x है, लेकिन चार्ज माइनस q है, तो इसी को हम लिख सकते हैं माइनस के q/4πε0 x। और अगर ऑप्शन में ऐसे भी दिया हो माइनस के q बाय x, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, माइनस के क्यू बाय आर या के क्यू बाय आर नहीं है बेटा, x है, क्योंकि x इसमें डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है हमें। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज़ कैलकुलेट भी करो जरा, आता है तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी में कैलकुलेट भी करो, मुझे इसका आंसर दो।
चलो इसका आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकालो। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकुलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। ठीक है ना, 100 ये माइक्रोकुलम है, ध्यान रहे। हंड्रेड माइक्रोकुलम है ये, एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। कितना वोल्ट आ रहा है निकालो। The potential at a point due to a positive charge of 100 microcoulomb at a distance of 9 मीटर। कितना होगा इसका आंसर? टेन टू द पावर 4, विभू आया है 10 टू द पावर 5। चलो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं पहले। 10 टू द पावर 5, ओके लेट अस सी। देखो हमें चार्ज दे रखा है Q 100 माइक्रोकुलम, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। चार्ज दे रखा है हमें 100 माइक्रोकुलम, ठीक है। अब 100 माइक्रोकुलम होता है 10 की पावर -6 कुलम, तो यह जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम, ठीक है। आर कितना दे रखा है, डिस्टेंस इज 9 मीटर, तो आर हो गया हमारा 9 मीटर। तो पोटेंशियल क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ बेटा 10 की पावर 5, चलो देखते हैं कितना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। हमेशा याद रखो जब भी आप स्कूल में करोगे तो फॉर्मूला आपका ब्रैकेट में होना चाहिए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यह हो जाएगा वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू है हमारा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 होल डिवाइडेड बाय आर है कितना 9। 9 से 9 कट गया, 9 मीटर ऑलरेडी दिया था, तो ये हो जाएगा 9 - 6, यह हो जाएगा 3 + 2 5 टू 10 टू द पावर 5 वोल्ट इज द आंसर। सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। ये सिंपल हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन था। अब इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसी में ही। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थ्री चार्जेस, ये हमारा जो है ये माइक्रोकोलम्ब है, ध्यान रहे ये जो है ये माइक्रोकोलम्ब है, ये थोड़ा सा गलत टाइप है ये, दिस इज माइक्रोकोलम। इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइक्रोकोलम, 2 माइक्रोकोलम, 3 माइक्रोकोलम, ठीक है। दे आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। if they are brought nearer, so they now form an equilateral triangle of side 0.5 meter, then the work done is, ये निकालना है हमें। अब देखो ये वाला पार्ट शायद मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट जो हमने अभी रिवाइज नहीं करा है वो भी है। सबसे पहले देखो जब भी आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल पार्ट बच्चों का सबसे ज़्यादा वीक होता है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होती है। और न्यूमेरिकल पार्ट करने का सबसे आसान तरीका जो यहाँ पे आएगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब जैसे ही न्यूमेरिकल आपके पास आएगा, सबसे पहले घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से 2 से 3 बार पढ़ो। कंसेप्ट जो आप थ्योरी अगर इतने अच्छे से पढ़ रहे हो तो ध्यान रखो कि थ्योरी का कंसेप्ट ही उसमें लगेगा, कोई अलग से नहीं कुछ लगाना होता। आपने इतने थ्योरी इतनी मेहनत से पढ़ी है, उसको प्रिपेयर करा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है। न्यूमेरिकल बस आप एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाते हो ना फ्लो में, तो फिर वो हार्ड नहीं होता। बस आपको डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कंसेप्ट लगाने होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं बाहर का कंसेप्ट अलग से भी लगाना पड़ता है थोड़े टिपिकल क्वेश्चन में। ज़रूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ही यूज़ हो, ठीक है। उसी तरीके का एक क्वेश्चन ये है। अब 3.3 चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, ठीक है ना। तो ये Q1 दे रखा है हमें, Q1 दे रखा है हमें 1 माइक्रोकुलम। देखो 1 माइक्रोकुलम होता है 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 कुलम।
सिमिलरली Q2 दे रखा है हमें 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, और Q3 दे रखा है हमें 3 माइक्रोकुलम यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। अब 3 हमारे पास आ गए। अब आर केप्ट एट अ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मान लेते हैं कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनके वर्टिसेस पे रखा है Q1, Q2 और Q3 ऑफ साइड 1 मीटर, तो मतलब डिस्टेंस भी तो 1 मीटर दिया है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों डिस्टेंस 1 मीटर हुई, तीनों डिस्टेंस 1 मीटर हुई। तो भाई अब क्या है, सो दे नाउ फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 0. नहीं, ऑफ दे आर ब्रॉट नियरर, एक मिनट, क्वेश्चन में लिखा है ऑफ दे आर केप्ट एट अ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ जरा, इसमें ये क्वेश्चन में कुछ वैसा टाइप तो नहीं है। इफ़ दे आर, ऑफ नहीं है ये, इफ़ है, ठीक है, ये इफ़ है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज इफ़ दे आर ब्रॉट नियरर सो दे नाउ फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 0.5 मीटर। अगर हम इस Q1 को आगे लाएंगे, इस Q2 को आगे लाएंगे, इस Q3 को आगे लाएंगे, तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से Q1, Q2 और Q3, हम तीनों को क्लोज ला रहे हैं। अब ये 1 मीटर की डिस्टेंस जो हो गई वो 0.5 मीटर की हो गई, ये भी 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर। अब चार्ज को अगर हमने मूव कराया है तो ऑब्वियसली सी बात है वर्क डन तो होना ही है। अब वही वर्क डन हमें निकालना है। तो देखो पहले जो R था दैट वाज 1 मीटर, ठीक है, R1, और जो दूसरा R2 निकला, ये वाला R2, ये कितना हुआ 0.5 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी दूसरे वाले R को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ पहले वाला एग्जाम्पल देखो, इस पहले वाले क्वेश्चन को देखो, अभी फिगर ए को देखो, इसको मान लेते हैं फिगर ए, इसको मान लेते हैं फिगर बी। तो फिगर ए को देखना है जो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, फिगर बी को नहीं देखना है, ठीक है, फिगर ए को देखना है, ध्यान रहे फिगर ए में जिसमें हमारी डिस्टेंस R 1 मीटर है। तो हम इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। देखो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0। अब देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस का हम एक साथ निकाल रहे हैं, तीनों चार्जेस का एक साथ निकाल रहे हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 और Q3 डिवाइडेड बाय R1, ये होगा हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इसमें पुट करेंगे, देखो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 ब्रैकेट Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2 कितना आएगा, देखो 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये है हमारा 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस Q2 इंटू Q2 कितना है, देखो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस Q3 इंटू Q1, देखो 3 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय R1 कितना है हमारा 1। तो ये हो जाएगा हमारा, अब देखो इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ इसको अलग से। ये आ जाएगा 2 2 4 2, इसको मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखो 2 10⁻⁻12, ये हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 ब्रैकेट 2 इंटू 10⁻12 प्लस 3 2 6 इंटू 10⁻12 प्लस 3 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻9 10⁻12 9 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 इंटू 9, ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻12 99, ये आ जाएगा 99 इंटू 10⁻9 -12, ये रहेगा 9 - 12 -3, 99 इंटू 10⁻³ जूल। ये आ गया हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
अब सेम चीज हम इस वाले एक्सप्रेशन का निकालेंगे, दूसरे वाले एक्सप्रेशन का, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, ये जो ग्रीन वाले से निकाल रहा हूँ यू एफ भी इसी तरह निकालेंगे सीधे, 9 × 10⁻⁹ मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसमें बस नीचे 0.5 आ जाएगा, बाकी ऊपर सेम रहेगा। 1 × 2 × 10⁻12, ठीक है, +2 × 3 × 10⁻12, और +1 × 3 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 9। अब इसको तो पूरा देखो, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यही आएगा, क्योंकि ऊपर वहाँ पे 1 था, तो ऊपर वाले को तो हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 99 × 10⁻³ तो ऑलरेडी आ रखा है, अपॉन 0.5 कर दो। अपॉन 0.5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 99 को 0.5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, देखो पॉइंट हटाओगे, यह आ जाएगा 0.995 से डिवाइड करोगे तो 5 × 1 = 5, 49, 5 × 9 = 45, 4 40, 5 8 = 40, 198 × 10⁻³ जूल। अब ये आ गया हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब यहीं पे आपको देखो सारा खेल यहीं पर है, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपने निकाल दिया। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से। वर्क डन कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से। तो यहाँ पे अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल कितना था, 198, ठीक है, इंटू 10⁻³ माइनस 99 × 10⁻³ तो इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 198 × 10⁻³, 198 में से 99 माइनस करो, 99 बचेगा, तो 99 × 10⁻³ जूल। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था थर्ड क्वेश्चन का। एक मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया यहाँ पर, ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिया, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत देखो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ पे सीखने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो, तो थोड़ा सा मेहनत तो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। आई होप क्लियर है। एक इसी का असर्शन रीजनिंग और था, ठीक है ना, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, मैं वो लिखवाता हूँ आपको। एक इसी में हमारा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है, ये देखो। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बताओ। अब असर्शन रीजनिंग का आप पहले से वाकिफ हो कि हम ए और बी किसको देते हैं। अब ये असर्शन रीजनिंग वर्क डन के बेसिस पे है, अब इसको बताना है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इसका बेटा, work done in moving a charge between any 2 points in an electric field is independent of the path followed by a charge between these points, and the reason is electrostatic force is non-conservative force। क्या आंसर होना चाहिए इसका। ये एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट का। एक आंसर आया है ए इज ट्रू एंड बी, सॉरी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, और कोई, एनीवन एल्स वांट टू ट्राई। अब्बास ने आंसर दे दिया है, और कोई देना चाहेगा। तो इसका सही आंसर है हमारा
ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आवाज का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो रीज़न जो दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये गलत होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है दिस इज कंजर्वेटिव, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ये नॉन कंजर्वेटिव वाला पार्ट गलत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन है। देखो सी ऑप्शन क्या है, देखो सी ऑप्शन आपको याद होगा इंसर्शन रीजनिंग में जो ए ऑप्शन होता है वो क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन क्या होता है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन सी होगा कि ए तो जो है वो ट्रू है बट आर जो है दैट इज द रीजन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। हाँ सही आंसर है बेटा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये तो था एक वर्ड डन का एसर्शन रीजन, ठीक है। चलो अब इसका हमें दूसरा कंसेप्ट, यहाँ पर देखो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, ध्यान रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आपको क्या करना है, एक डायपोल के कारण, सेकंड टॉपिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ऑन, पहला पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और दूसरा ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये दो डेरिवेशन करने हैं हमें, ये दो डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, बल्कि तीसरा भी करना है एक जनरल पॉइंट का, एक जनरल पॉइंट का डेरिवेशन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये तीन डेरिवेशन आपको इसमें होमवर्क प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये तीन डेरिवेशन डायरेक्ट पार्ट है यहाँ का, मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ कि आप इसे कैसे करोगे। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो तीन पार्ट में डेरिवेशन के बता रहा हूँ आपको, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट, ठीक है। एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट। यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। एक मिनट।
देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ से आप एक काम करोगे, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो दिख रहा है? आपको दिख रहा है बेटा? स्क्रीन पे देखो, एक प्लेलिस्ट खोली है मैंने। इस प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 2 पे, ठीक है ना, इस प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 2 के बाद से ये देखो 2 और 3, ये वाला पार्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर नंबर 2 एंड 3, ये वाला पार्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल, ये दो पार्ट। अब देखो, इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल इक्वेटोरियल कर चुके हैं, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस उसी को कंपैरिजन में उसी तरीके से करना है इसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चन। मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और उसके क्वेश्चंस करने हैं हमें। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, ठीक है। कल हम जो क्लास लेंगे वो कैपेसिटर की लेंगे। कैपेसिटर हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, उसके क्वेश्चंस भी हो सकता है कैपेसिटर एक क्लास में पूरा ना हो पाए, उसके हमें 2 क्लास लेनी पड़ेगी कम से कम। एक क्लास में आपको तीनों डेरिवेशंस उसके समझाऊंगा मैं, और कैपेसिटर के बारे में आपको मैं दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली कैपेसिटर कैसा होता है। और दूसरा हम जो करेंगे वो करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। अभी हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को अभी हमें करना है, ठीक है। तो ये आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक्सेल और इक्वेटोरियल हो जाएगा बेटा। तो हम आगे बढ़े इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। चलो अब हम करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। थके तो नहीं हो? थोड़ा सा बस इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एक थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसके क्वेश्चंस करेंगे। आज हम यहाँ पे इतना ही काम करेंगे, ठीक है। त्यौहार का टाइम है, आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस ये सिर्फ आपके लिए ही है ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम्स दे सको। हमें अच्छे से तैयारी करनी है ना। चलो, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेसिकली। इक्वी पोटेंशियल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, सो इट इज इक्वल प्लस पोटेंशियल। सिंपल आपको याद रखना है, ऐसा सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पर सेम हो सारे पॉइंट्स पे उसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जहां पे सारा पोटेंशियल सेम हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड एट अ डिस्टेंस R1, इस एट अ डिस्टेंस R1 यहाँ पे पोटेंशियल है 8 वोल्ट, ठीक है। फिर कुछ दूर बाद एट अ डिस्टेंस R2 यहाँ पोटेंशियल है 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसी को, ये दो अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं। दीज आर 2 डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, दो अलग अलग इक्वी पोटेंशियल। ऐसा रेंज जहाँ पर, ऐसा सरफेस जहाँ पे सारा पोटेंशियल सेम हो, ठीक है ना। अ सरफेस ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये अब एक पॉइंट चार्ज अगर हम लेंगे तो दिस वाज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज, अराउंड अ, ये थोड़ा सर्कल वैसे बना है बेसिकली, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो प्रॉपर सर्कल बनता है इस तरीके से, ठीक है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो अगर पहली कैटेगरी हम देखें पॉइंट चार्ज की,
तो हम लिखेंगे अराउंड अ पॉइंट चार्ज। आपको ये याद रखना है, मैं जो बता रहा हूँ, अराउंड अ पॉइंट चार्ज अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वो कॉन्सेंट्रिक होगा। कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक पेयर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक पेयर। अब दूसरी कैटेगरी आती है, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है। डायपोल समझते हो? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मान लेते हैं ये डायपोल है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा डायपोल है। तो डायपोल की, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, पॉइंट चार्ज के केस में मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज था, तो पॉइंट चार्ज के केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा जो एंगल बनेगा दैट इज़ 90। हर जगह देखो जो एंगल बनेगा दैट इज़ 90, ये भी याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। अब यहाँ पे देखो, ग्रीन से मैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ। इसका जो पोटेंशियल सरफेस देखो, सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसका पोटेंशियल सरफेस ऐसा कॉन्सेंट्रिक होगा, इसका भी पोटेंशियल सरफेस ऐसी कॉन्सेंट्रिक होगा। ठीक है, इसका भी पोटेंशियल सरफेस ऐसे ही कॉन्सेंट्रिक होगा। इस तरीके से। तो ये हमारा डायपोल का फिगर है। जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीखी थी आपने, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस सीखना है। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा इक्वल पोटेंशियल का, डायपोल के केस में वो इसके सेंटर में आएगा, कुछ इस तरीके के, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, एट इक्वेटोरियल। ठीक है ना, एट इक्वेटोरियल। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो डायपोल के केस में इक्वेटोरियल पे ही पोटेंशियल जीरो होता है, वी जीरो आता है। डायपोल के केस में एट इक्वेटोरियल ही हमारा वी जीरो आता है। तो इसमें क्या हुआ? सो वी इज सेम इन दिस प्लेन, सो वी इज सेम इन दिस प्लेन। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगी डायपोल की। ध्यान रहे लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ध्यान रहे, अब देखो इस पे भी जो ये आ रहा है दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90। क्लियर? तो ये था डायपोल के केस में अराउंड अ पॉइंट चार्ज। ये था हमारा डायपोल के केस में। अगर डायपोल की जगह तीसरी कैटेगरी ले ले, तीसरी कैटेगरी में मान लेते हैं, तीसरी कैटेगरी में अगर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, अगर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? टू इक्वल, ये सब ड्राइंग से जो आपको सीखनी है, पॉजिटिव चार्ज, अगर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? अब देखो दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज को बना लेते हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है। तो इसकी जो फील्ड लाइंस बनेंगी और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसका जो सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कोइंसाइड नहीं करेगा, ध्यान रहे, ये कोइंसाइड नहीं करेगा, ये थोड़ा सा ऐसे बनाना है। हाँ, लास्ट वाला इस तरीके से बनेगा। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द केस ऑफ टू पॉइंट चार्ज। अब रेड लाइन से मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो इसमें कैसे होंगी, यहाँ तो इस तरीके से स्ट्रेट निकलेंगी, इस तरफ तो इसमें स्ट्रेट निकलेंगी, लेकिन देखो ध्यान रहे दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाई थी इसमें। अब
दोनों तरफ उधर तो ऐसे ही होगा स्ट्रेट, बट यहाँ सेंटर में कैसा आएगा, देखो सेंटर में कुछ इस तरीके से आएगा। सेंटर में इस तरीके से बनेंगी। क्योंकि बीच में न्यूट्रल रीजन बनता है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको बताया था, बीच में न्यूट्रल रीजन बनता है। दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यही अगर चौथी कैटेगरी, ये मैं जितनी भी कैटेगरी आपको बता रहा हूँ बेसिकली ये क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग। अब कौन सा कैटेगरी आ जाए ये नहीं पता है, तो हमें सब में केस में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 मार्क्स में आता है, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस 2019 में भी, 20 में भी और 16 में भी आया हुआ है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस अभी मैं दिखाऊंगा लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। चौथी कैटेगरी जो हमें बनाना है, फोर्थ कैटेगरी जो एक इसमें बनाना है, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होगा, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे हर गैप में अलग अलग वोल्ट के इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा 12 वोल्ट पे है, ये है 12 वोल्ट पे। तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि ये हमारा 8 वोल्ट पे है। तो तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस फिर यहाँ पे होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस बता रहा हूँ मैं अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया लग मान लो 6 वोल्ट। ठीक है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट इक्वल और यूनिफॉर्म गैप में होते हैं। ठीक है, तो ये था इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला केस। डिस्टेंस इक्वल रहेगी, ये भी x ये भी x, इसको ही बना लो, दीज आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, विद इक्वल वोल्ट्स। अगर वोल्ट डिक्रीज कर रहा है तो उससे साथ साथ डिक्रीज होगा वो। अब चौथा तो चलो यूनिफॉर्म फील्ड था, अब पांचवा और छठा इंपॉर्टेंट है हमारा। फिफ्थ और सिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिफ्थ और सिक्स में बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म भी दो केस के हो सकते हैं। देखो अब जो पांचवा केस है इक्विपोटेंशियल फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो तरीके के कंडीशंस आएंगे। देखो दो तरीके की कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली कंडीशन है हमारी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी कंडीशन है हमारी डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली कंडीशन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कंडीशन है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कैसे कैसे होगा। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है इस केस में, पहले वाले पार्ट में ये है हमारा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फिगर। इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज करने के केस में देखो क्या होगा। जनरली पहले जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के गैप होंगे वो कम होंगे,
मतलब गैप पहले ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे पहले बहुत ज़्यादा गैप होगा, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी ये गैप्स कम होते जाएंगे इन केस ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये गैप्स कम होते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है ये गैप्स कम होते जाएंगे इन। सो दिस इज द केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ठीक है। पहले गैप ज़्यादा है, देन गैप जो है वो डिक्रीज करेंगे फॉर सेम पोटेंशियल, गैप कम होते जाएंगे। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डिक्रीज कर रही है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है तो गैप उल्टा हो जाएगा इस वाले पार्ट का, जो पहला पार्ट बनाया ना इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कैसे होगा, देखो पहले यहाँ पे गैप्स कम होंगे और फिर गैप ज़्यादा होंगे। पहले गैप देखो कम होंगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर से बना दो उसको। पहले यहाँ पे गैप कम होंगे और फिर ज़्यादा हो जाएंगे और फिर गैप बढ़ता जाएगा क्योंकि फील्ड डिक्रीज कर रही है, गैप और ज़्यादा हो जाएगा और लास्ट में गैप बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फील्ड का केस था। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन करने से पहले हमें इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। देखो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहली प्रॉपर्टी है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये उसी तरीके से एग्जांपल होगा जिसका जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि एक पॉइंट पे, अब देखो अगर मान लेते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। अब मान लो ये है 12 वोल्ट पे, ये है 8 वोल्ट पे, तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, ठीक है। अब एक सिंगल पॉइंट पे दो पोटेंशियल तो एक बार में पॉसिबल नहीं होगा कि 12 वोल्ट भी और 8 वोल्ट भी है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं थे, ऐसे यहाँ पर भी दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी इसका जो हमें याद रखना है, जो एमसीक्यू में काम आएगा, कि कोई वर्क डन नहीं होता, नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज, नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज on an equipotential surface, on an equipotential surface। अगर एक सेम पोटेंशियल है तो सेम पोटेंशियल पे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कराएंगे किसी चार्ज को, अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो कोई वर्क डन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हैं। अगर इसको 1 मार्क्स में प्रूव करने को आता है तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं ये भी देख लो आप। मान लो इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए कितना होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी अगर हमें निकालना है तो क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए निकालेंगे। अब भाई वी बी और वी ए दोनों सेम पोटेंशियल पे है, दोनों का पोटेंशियल तो सेम है तो ये दोनों सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट वी माइनस वी दैट इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल पे मूव कराने के लिए हमें कभी भी कोई वर्क डन नहीं करना होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है,
अगर एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे अगर हमें किसी चार्ज को मूव कराना है तब वर्क डन लगेगा। मान लो ये ए पॉइंट यहाँ है, ये बी पॉइंट यहाँ है, चार्ज हम ए से बी पे लेके जा रहे हैं तो वर्क डन लगेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल वी ए होगा, इसका पोटेंशियल वी बी होगा। तो इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से हम पुट करेंगे तो डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्क इज डन। ठीक है, पिछले वाले में वर्क डन नहीं था तो इसमें क्या था, वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम one equipotential surface to another, one equipotential surface to another। क्लियर है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, रिलेटिव क्लोजनेस जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, रिलेटिव क्लोजनेस जो होती है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पास पास है तो वो स्ट्रेंथ या उसके मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करती है पोटेंशियल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो जितने पास होंगी उतना स्ट्रेंथ अच्छा होगा, जितने दूर होंगी उतना, जैसे अभी हमने ऊपर करा था देखो रिलेटिव, वैसे पूरा लिखवाता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस determines the strength or magnitude, the strength or magnitude of equipotential surfaces। अब देखो जैसे यहाँ पे करा था ना हमने, ये देखो रिलेटिव क्लोजनेस है, ठीक है, ये दूर है, इंक्रीजिंग फील्ड था, फील्ड बढ़ रही थी तो क्लोजनेस आने लगी, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पास आने लगे, तो ये है रिलेटिव क्लोजनेस। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसमें आपको कैपेसिटर से पहले जो चीज़ें आपको याद रखनी है उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसमें एक चीज़ और है, छोटा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। ठीक है, लास्ट, मतलब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट मैं इसको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपको एक टॉपिक है जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको लिख भी रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रिलेशन होता है, ठीक है, डिटेल में आप वीडियो में देख सकते हो प्लेलिस्ट में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैं सीधे आपको रिलेशन बता रहा हूँ, अभी मैं उसको डिटेल में लेके जाऊँगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको याद रख लो, E इज इक्वल टू माइनस के डेल वी बाय डेल आर, ये बहुत यूज़ होगा। ठीक है, ये 1 मार्क्स में बहुत काम आएगा। ठीक है, डी वी बाई डी आर क्या होता है, बेसिकली डी वी बाई डी आर जो मैंने लिखा है इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको मैंने डिटेल में बता रखा है, इसे ज़रूर करना। ठीक है, ये वाला पार्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको याद रख लो, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है, तैयार हो, ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चंस हमें करना ज़रूरी है। चलो रेडी, क्वेश्चंस करते हैं। क्या हो गया बेटा, तैयार हो क्वेश्चंस करने के लिए? यस हो गए बच्चों, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। अब इतना टॉपिक जितना हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पानी नहीं पी लो। अब इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आएंगे साथ साथ। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तैयार रहिए। ये रहा,
इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? चलो ट्राई करो इसको, ऑप्शन बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हम 6 ऑलरेडी कर चुके थे, 7 नंबर होगा शायद, हमने ऊपर 6 कर लिया था, एक बार चेक करता हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करना है। इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। अब ये 2021 टर्म 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं लिख दूँ 2021 के टर्म 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। देखो, एनीवन या मैं बताऊं? इलिप्सॉइड नहीं बेटा, इलिप्सॉइड नहीं होगा, वो तो कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा इलिप्सॉइड। आंसर, द करेक्ट आंसर इज स्फेयर ए। स्फेयर के केस में ही ऐसा होता है। कलेक्शन, देखो क्या लिखा है उसको सही से पढ़ो, कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एट लार्ज डिस्टेंस मस्ट बी ओनली स्फेयर, ठीक है ना। ए आंसर करेक्ट है। इक्विपोटेंशियल सर्फेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस ऑफ द कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो, ये सिर्फ स्फीयर के केस में ही पॉसिबल है। सो द करेक्ट आंसर इज स्फीयर। क्लियर है? 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आ गया, देखो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेस? कौन सी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है? अभी अभी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, अब बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है? जल्दी बताओ बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है? अभी अभी मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई हैं, इसका आंसर तो मिल जाना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है? कम ऑन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, कम ऑन। आवास का आंसर आया है सी। सी है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। क्या ये सही है? रितिन का भी सी, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा सी, बहुत बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज सी, बिल्कुल सही जवाब। देखो, लेकिन आप 1 करोड़ रुपए नहीं जीते हैं, काश जीत पाते, फिर उसमें से 2% मैं भी लेता। द करेक्ट आंसर इज, सॉरी, द करेक्ट आंसर इज सी, यूनिफॉर्म। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये करेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है। क्या होता, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता क्या था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेन्स होते थे अलग अलग, याद है? अभी करा था हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, निकालोगे? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 9।
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, अब देखो यहाँ पे दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड गिवन है, ये नैनो कूलम्ब है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हमारा नैनो कूलम्ब है, ठीक है ना, ये 5 नैनो कूलम्ब है एंड -2 नैनो कूलम्ब है, आर प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर 0 एंड 0, ठीक है, एंड x सेंटीमीटर 0 एंड 0 इन द रीजन ऑफ द स्पेस वेयर देर इज नो अदर एक्सटर्नल फील्ड। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब देखो यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है, 0.5 माइक्रो जूल, ठीक है ना, 0.5 माइक्रो जूल। अब वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है हमें, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है हमें। अच्छा बता सकते हो फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले तो इसमें बता दो फॉर्मूला क्या लगेगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसमें। फॉर्मूला क्या लगेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सबसे अभी 7वां क्वेश्चन जो मैंने कराया था, 6th क्वेश्चन, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, ठीक है। एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया है, जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, कौन सा ऑप्शन होगा, 20, 80, 4, 16, कौन सा आंसर होगा, जल्दी निकालो। आंसर निकालो बेटा, कौन सा होगा, जल्दी से। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सिंपली आपको पुट करना है फॉर्मूला, जल्दी से निकालो। देखो यू दे रखा है 0.5 माइक्रो जूल दिया है, मतलब कि 0.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना, जल्दी निकालो आंसर क्या होगा, या चलो आंसर आप इसका होमवर्क निकालना, ठीक है, इसका आंसर होमवर्क निकालना क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, सॉल्यूशन निकाल के रखना, मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दिया है, सिंपली आपको पुट करना है और आंसर निकल जाएगा, ये -0.5 10⁻⁶ यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू पुट करोगे तो 9 इंटू 10⁻9, Q1 और Q2 ऑलरेडी आपको दे रखा है, 5 नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻9, और -2 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय, अब आपको ये जो R डिस्टेंस है ये निकालनी है, ठीक है, यही आपका काम है कि इस R डिस्टेंस को आपको निकालना पड़ेगा, प्रॉपरली इसको सॉल्व करना है तब आंसर आएगा, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे। सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विदाउट सॉल्यूशन वाले, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको MCQ वाले क्वेश्चन अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूँ, क्योंकि MCQs बहुत आने वाले हैं, एजर्शन रीजनिंग और MCQs क्वेश्चंस में बहुत स्कोरिंग पार्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया है हमारे पास, चलो इसको करते हैं एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10। Yeah, work done in moving a charge between any 2 points in an electric field is independent of the path followed by a charge between these points. एसर्शन है ये, और रीज़न है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा ये हम शायद कर चुके हैं एसर्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, यार क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, इसमें हमारा सी ऑप्शन था, वो याद है मुझे, इसका सी ऑप्शन था क्योंकि ये कंजर्वेटिव होती है, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, तो ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं, सॉरी 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 फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 11,
Assertion for a point charge concentric sphere centered at the location of the charge are electropotential surface. Reason: an equipotential surface is a surface over which the potential has zero value. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन. Assertion है for a point charge concentric sphere centered at the location of the charge are equipotential surface, and reason है an equipotential surface is a surface over which the potential has zero value. अब्बास का आंसर आया है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. चलिए देखते हैं ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, क्या ये सही है कि नहीं. बिल्कुल करेक्ट. देखो फॉर अ पॉइंट चार्ज, अभी अभी हमने यहाँ पे मैंने सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनवाए थे ना. देखो फॉर अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सेंटर्ड एट द लोकेशन ऑफ अ चार्ज आर इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेसेस. ठीक है, ये वाला थोड़ा सा सही कर लो. ये इक्विपोटेंशियल है, इलेक्ट्रो नहीं. दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ठीक है, अब ये वाला जो देखो सेकंड लाइन, देखो सेकंड लाइन वाला कुछ सही नहीं लग रहा है. रीजन गलत है. एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप देखो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सरफेस ओवर विच पोटेंशियल है जीरो वैल्यू ना. यही तो गलत है, जीरो वैल्यू नहीं होती, इट हैज़ कांस्टेंट वैल्यू. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कांस्टेंट वैल्यू होती है, जीरो नहीं होता है. तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए सही है बट आर गलत होगा. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 11th क्वेश्चन. ठीक है, ए सही है बट आर गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में. एक और इसी से रिलेटेड इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक और एजर्शन रीजनिंग का. देखो एजर्शन रीजनिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बहुत सारे आ रखे हैं. The surface of a conductor is an equipotential surface and the conductor allows the flow of charge. The surface of conductor is an equipotential surface and the conductor allows the flow of charge. Assertion and reasoning, कौन सा आंसर सही होगा जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 12 का. बिल्कुल सही जवाब. ए द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड आर जो है कंडक्टर अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज. बिल्कुल सही है. बोथ ए एंड आर ट्रू बट नहीं 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 नहीं, आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बेटा. आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा. इसका आंसर होगा ए. द करेक्ट आंसर होगा इसका ए. ठीक है ना, बोथ ए एंड आर true and R is correct explanation of A. देखो क्या है, कंडक्टर अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज, और कंडक्टर में चार्ज तभी फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज फ्लो करता है. ठीक है, और जब हाई टू लो पूरा फ्लो हो जाता है, जब लेवल बोरो का पोटेंशियल बराबर आ जाता है तो चार्ज फ्लो ना रुक जाता है. जैसे आप बॉटल में पानी ले लो, पानी को अगर बॉटल को तिरछा करोगे तभी पानी फ्लो करेगा, दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा. ठीक है ना, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ए. क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए. असर्शन रीजनिंग का हमारा क्लियर है बेटा. आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस और करें यहाँ पर. नींद तो नहीं आ रही है. अच्छा, एक वन वर्ड क्वेश्चन भी है, इसका आंसर दो. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा. क्वेश्चन नंबर 13 CBSE
2017 में आया है क्वेश्चन ये, ठीक है ना, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। Does the charge given to a metallic sphere depend on whether it is hollow or solid? ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये मत सोचना कि बहुत पुराना है। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चंस वन वर्ड या एमसीक्यू में देती है, वहाँ पे उस टाइम पे वन वर्ड आता था, तो ये वन वर्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बहुत सारी चीज़ें हेल्प करता है प्रिपेयर करने में, हमारे कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल्के में ना लें। डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज़ हॉलो और सॉलिड, ठीक है। इसका आंसर देना है आपको, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेटेलिक का ध्यान रखना, मेटेलिक स्फीयर है। चलो मैं बता देता हूँ, देखो, डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज़ हॉलो और सॉलिड। देखो, हॉलो होता है जो बीच में खाली होता है, सॉलिड होता है कंप्लीट। अगर ये सॉलिड है या हॉलो है, दोनों ही केस में जो चार्ज होता है, ठीक है ना, दोनों ही केस में जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे होता है। चाहे ये मेटेलिक हो चाहे हॉलो हो, मतलब चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों के मेटेलिक स्फीयर में ही जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है ना। इनसाइड द चार्ज इज ज़ीरो। अब इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो हॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो रहा है, तो चार्ज है वो सरफेस पे लाई करेगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि उसमें चार्ज गिवन टू मटेरियल डिपेंड किस पे करता है, वो सरफेस पे लाई करता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे वो हॉलो में हो चाहे वो सॉलिड में हो, ठीक है। Yes, it depends because in hollow sphere the charge is on the surface but in the solid sphere no. नहीं 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 नहीं, चार्ज पे डिपेंड, चार्ज जो है वो सरफेस पे लाई करता है, तो हॉलो सॉलिड से फ़र्क नहीं पड़ेगा इस केस में, ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन था। अच्छा, एक आया है क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, ये क्या आप ये कर सकते हो, यस और नो में आंसर दोगे, सीधे के सीधे यस और नो में आंसर दोगे, क्योंकि ये मैंने अभी पढ़ाया भी है आपको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर आपको आता है। 2019 का क्वेश्चन है, डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस और नो, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। चलो एक 15th क्वेश्चन और लिखते हैं। कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क भी दूंगा, ध्यान रखना, उसको करना है आपने। ये एक क्वेश्चन करना है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ लो और हाई पोटेंशियल। सिंपल आंसर है, वन वर्ड, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ लो और हाई पोटेंशियल। कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाता है? आंसर दो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? वेरी गुड, लो की तरफ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है लो। इसका करेक्ट आंसर है लो पोटेंशियल, ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका लो पोटेंशियल।
नेक्स्ट 16th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. Can electric potential at any point in the space be zero while the intensity of electric field at that point is not zero? Can electric potential at any point in space be zero while the intensity of electric field at that point is not zero? Yes or no? जल्दी दो बेटा आंसर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस बी जीरो वाइल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट जीरो. नहीं आ रहा? द करेक्ट आंसर इज yes. The correct answer is yes. Electric potential at any point in space is zero while the intensity of electric field at that point is not zero. नो नहीं होगा बेटा, यस होगा इसका आंसर. अच्छा, अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? कोई बता सकता है अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये भी ध्यान रखना, अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होता है. ठीक है, चलो अब इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मैं दिखाऊंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको. देखो, ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन. इस तरीके से क्वेश्चन आता है. ठीक है, डिफाइन ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस तरीके से राइट टू प्रॉपर्टीज, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है. ठीक है ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन ये भी आया है, इसको आपको करना है. ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको. ये क्वेश्चंस आपने आपने करने हैं होमवर्क. टू 2019 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने होमवर्क करने हैं. ये दोनों क्वेश्चंस, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. दोनों क्वेश्चंस होमवर्क करने हैं आपको. ठीक है, 2019 में दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं. और इसके अलावा वर्क डन का भी क्वेश्चन है. एक वर्क डन का भी क्वेश्चन है. ये देखो, ये एक और आया हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन देखो आपको प्रैक्टिस करने हैं. करोगे फ़ायदे में रहोगे. ये एक्सियल एक्सप्रेशन आया है 2019 में. एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन का मैंने आपको आज बताया भी था. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना. नहीं चाहो तो भी कर लेना, क्योंकि ज़रूरी है. अब नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी, ठीक है, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है आज. नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास हमारी होगी अब
कल रात में 9:30 पे, और कल हम करेंगे कैपेसिटर के बारे में। अब कल और परसों दोनों दिन जो हमारी क्लास होगी वो कैपेसिटर से रिलेटेड होगी। सारे क्वेश्चंस और डेरिवेशंस पूरे कैपेसिटर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 2 लगभग थोड़ा बहुत तैयार हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, ध्यान रहे डिटेल में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल्स में चैप्टर को हम करने के बाद उसमें प्रैक्टिस मांगती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं, प्लस छोटे छोटे कंसेप्ट है जो मैं अभी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहा हूँ एक साथ कम समय में। सारा चीज़ डिटेल में करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके एक एक लेक्चर को सही से देखना पड़ेगा अगर आप और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो सेज क्लासेस फिजिक्स के चैनल पे जाके आप टॉपिक वाइज कर सकते हो। 4th चैप्टर तक मैं वीडियो बना चुका हूँ, 5th चैप्टर से मुझे स्टार्ट करना है, 4th का एंड पार्ट रह गया है, वो भी धीरे धीरे बनती रहेंगी आप लोग के लिए। ठीक है, 5th चैप्टर से मैं स्टार्ट करके इस सेशन में आपके जनवरी तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को डिटेल में भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कैसे चीज़ें आई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे। enjoy your time and work hard, study hard. Thank you.